वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। आज की ये क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है। आज के क्लास में लोकल गवर्नमेंट चैप्टर का वन शॉट है। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी हम इस चैनल पर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पर अगर आपको एक क्विक और एफिशिएंट सा रिवीजन चाहिए तो आज के क्लास में वन शॉट है लोकल गवर्नमेंट का, जिसका मतलब है कि इसी एक लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो कह रहे हैं डेमोक्रेसी में अगर हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट रखें तो उससे काम नहीं चलेगा। लोकल लेवल पर भी कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों के जरूरतों का ध्यान रखे। तो इस चैप्टर में आप हमारे देश के लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में समझोगे और आप ये भी समझोगे कि लोकल गवर्नमेंट हमारे देश के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोकल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं। तो जब तक आप लोग ये चैप्टर मेरे साथ खत्म करोगे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। आप समझोगे कि लोकल बॉडीज का क्या इंपॉर्टेंस है। आप हमारे संविधान के 73rd और 74th अमेंडमेंट को समझोगे। लोकल गवर्नमेंट के फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप लोगों को पता चल जाएंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा वाई लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की हमें जरूरत ही क्या है, और ये समझने के लिए आपको दो कहानियां सुनाई जाएंगी। पहली कहानी है गीता राठौड़ की, जो कि मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हैं। वहां पे विलेज की सरपंच हैं, ये इन्हें इलेक्ट किया गया 1995 में। रिजर्व सीट से ये सरपंच बन जाती हैं यहाँ की। और जब 2000 में जब 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होता है तो लोगों को इनका काम इतना अच्छा लगता है कि लोग इन्हें फिर से इलेक्ट करके सरपंच बना देते हैं। इस बार बिना किसी रिजर्वेशन के उनको सरपंच बना दिया जाता है। तो एक हाउसवाइफ से गीता एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर बन जाती हैं, ठीक है। एंड उन्होंने अपने गांव में काफी ज्यादा बदलाव भी लाकर दिखाया। उन्होंने वाटर टैंक्स बनवाए, स्कूल्स बिल्ड करे, रोड्स बनवाए, डोमेस्टिक वायलेंस और भी जो भी अत्याचार हो रहा था विमेन के खिलाफ, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाया और एफॉरेस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया। वाटर मैनेजमेंट भी इन्होंने अपने गांव में स्टार्ट करी। एक और कहानी है एक और वुमेन अचीवर की, एंड ये कहानी है तमिलनाडु में वेंगई वासल विलेज की और यहाँ के सरपंच की। तो 1997 में क्या था, तमिलनाडु की गवर्नमेंट कह देती है कि वो 2 हेक्टेयर जमीन को अलॉट कर रही है 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। और इस 2 हेक्टेयर में से कुछ जमीन ऐसी थी जो कि वेंगई वासल विलेज की जमीन थी और इनसे बोला जा रहा था कि आप अपनी जमीन दे दो। अन अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है 50% तक का डिस्काउंट। पर ध्यान रखना बच्चों, ये डिस्काउंट बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट टाइम है अन अकेडमी के बैचेस को ज्वाइन करने का। पर ध्यान रखना बच्चों, बैच ज्वाइन करते टाइम आपको यूज करना है कोड अनुष्या ANUSHYA, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो वेट किसका है, चलो जल्दी से हमारे बैचेस को ज्वाइन करो। बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट था कांजीपुरम, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट से कहते हैं कि आप ये जमीन हमें दे दो। पर ग्राम पंचायत की जो प्रेसिडेंट है वो स्ट्रिक्टली मना कर देती है कि नहीं, ये हमारी जमीन है और ये जमीन हम किसी को भी नहीं देने वाले हैं। फिर ये केस कोर्ट तक जाता है, मद्रास हाई कोर्ट तक। मद्रास हाई कोर्ट में पहले सिंगल जज के सामने ये केस जाता है, तो वो जज कह देते हैं कि IAS जो कह रहे हैं वो सही है, गांव को वो विलेज दे देनी चाहिए। फिर यही इशू फिर से मद्रास हाई कोर्ट में रेस करा जाता है। इस बार डिवीजन बेंच आती है। डिवीजन बेंच का मतलब है जब एक केस में 2 से ज्यादा जजेस आते हैं, तो डिवीजन बेंच आती है इस बार, और डिवीजन बेंच कह देती है कि इस केस में विलेज जो कह रहा है वो सही है। तो यहाँ के जज कहते हैं कि आप विलेज से जो करने को कह रहे हो कि जमीन दे दो, ये पंचायत के पावर्स को डिसरिस्पेक्ट करने जैसा है।
हमारे संविधान में पंचायत के बारे में जो लिखा है ये उसके खिलाफ है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इन दोनों कहानियों से हमें पता चलता है कि हमारे देश में पंचायत का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। और 1993 में हमारे संविधान में भी लोकल गवर्नमेंट का जिक्र कर दिया गया। उसके बाद से तो पंचायत का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है। लोकल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो विलेज लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चीजों को संभाले। लोकल गवर्नमेंट आम लोगों के सबसे करीब होती है। लोकल गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान होता है ऑर्डिनरी सिटीजन्स के डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, लोकल लोगों को ज्यादा नॉलेज होता है अपने मोहल्लों के बारे में, और लोकल गवर्नमेंट को अप्रोच करना बहुत आसान होता है। अगर आपके मोहल्ले में कोई दिक्कत है तो शायद आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को अप्रोच ना कर पाओ, चीफ मिनिस्टर को अप्रोच ना कर पाओ, पर आप लोकल गवर्नमेंट के पास आसानी से जा पाओगे, आप सरपंच के पास आसानी से जा पाओगे। तो ये लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट है, लोगों के लिए आसान है, ठीक है, ये लोगों के नियर है, लोगों के लिए बहुत आसान है, बहुत क्विकली बिना किसी ज्यादा कॉस्ट के हम आसानी से लोकल गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जब गीता राठौड़ की कहानी चल रही होगी तो आपने देखा भी था कि गीता राठौड़ कितना ज्यादा बदलाव लेकर आई अपने गांव में। तो इससे हमें पता चलता है कि लोकल गवर्नमेंट अगर अच्छे से काम करे तो वो गांव में या शहरों में बहुत बढ़िया बदलाव भी लेकर आ सकते हैं। और देखो, डेमोक्रेसी में तो हमेशा पार्टिसिपेशन की बात करी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकाउंटेबिलिटी उठानी है। तो लोकल गवर्नमेंट से पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी दोनों बढ़ता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, लोगों को आंसर करना। तो लोकल गवर्नमेंट की वजह से अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ता है, एंड गीता राठौड़ की कहानी इस चीज को प्रूव करती है। नेक्स्ट, वेंगई वासिल विलेज से भी हमें पता चलता है। वेंगई वासिल विलेज की जो ग्राम पंचायत की प्रेसिडेंट थी, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी उठाई कि मैं प्रेसिडेंट हूं और मेरे गांव की जमीन को लिया जा रहा है तो मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगी। तो लोकल गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, साधारण सिटीजन्स भी पार्ट ले पाते हैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ना ज्यादा पता भी होता है कि लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो जो इंसान एक मोहल्ले में इतने साल से रह रहा है उसे ज्यादा पता होगा कि उसके मोहल्ले में क्या दिक्कत है और उस दिक्कत को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो दिक्कतें लोकली सॉल्व की जा सकती हैं उनको लोकली ही सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, दे आर ऑल्सो मोर कंसर्न विथ वॉट लोकल गवर्नमेंट डज। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं इस चीज को लेके कि लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो कुछ भी करेगी उससे लोगों के डे टू डे लाइफ के ऊपर असर पड़ेगा। तो जब हम लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उससे क्या होता है, हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग बनती है। तो इंडिया में लोकल गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इंडिया में बहुत लंबे टाइम से लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम चला आ रहा है। आपने सुना होगा कि गांव में सभा बनाया जाता है, तो ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। धीरे धीरे हमारे देश में पंचायत बनने लगी। ठीक है, पंचायत शब्द का लिटरली क्या मतलब होता है, जब 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। और पंचायत में क्या किया जाता है, गांव लेवल, विलेज लेवल पे जो दिक्कतें होती हैं उनको सुलझाया जाता है। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे लोकल गवर्नमेंट हमारे देश में बनता गया। एंड उसके बाद 1882 के बाद हमने देखा कि इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज बनाए जाने लगे। लॉर्ड रिपन, जो कि उस टाइम पे वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने लोकल बॉडीज को बनाने का इनिशिएटिव लिया था। ठीक है, पर उस दौरान बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रहा था लोकल बॉडीज का, जिस वजह से कांग्रेस ने गवर्नमेंट से कहा कि आप प्लीज कुछ कदम उठाओ और लोकल बॉडीज को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में, तो इस एक्ट के अंडर विलेज पंचायत को स्टार्ट करा जाता है, और यही ट्रेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे आजादी के लिए, उस दौरान गांधी जी ने कहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को बांटना। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर रहेगा तो हमारा
काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए पंचायत को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे सारे डेवलपमेंट के प्लान्स तभी सक्सेसफुल होंगे अगर हम अपने पंचायत या लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो पंचायत को हम एक तरीका मानते हैं जिससे हम लोगों को पार्टिसिपेट करा सकते हैं डेमोक्रेसी में और डिसेंट्रलाइजेशन ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, हमारे नेशनल मूवमेंट में भी हमने इस चीज की बहुत ज्यादा टेंशन ली कि गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा पावर दिया जा रहा है, वो पावर बट जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे लीडर्स को बहुत क्लियर था कि जब देश को आजादी मिलेगी तो हम पावर्स को बांट देंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, पावर शेयरिंग करेंगे। और ये आपको संविधान में दिखता भी है। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है और लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो जब हमारा संविधान बनाया गया उस दौरान हमने लोकल गवर्नमेंट को बनाया और हमने कहा कि लोकल गवर्नमेंट, ये जो टॉपिक है इसे स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी। ठीक है, और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी ये मेंशन किया गया कि लोकल गवर्नमेंट को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर याद रखना बच्चों, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल होता है, मतलब ये सिर्फ एक एडवाइस की तरह होता है। अगर कोई डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप जाकर केस नहीं कर सकते हो, ये आपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा है मेरे साथ। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इट इज फेल्ट दैट द सब्जेक्ट, काफी लंबे टाइम तक हमें लगा कि लोकल गवर्नमेंट के टॉपिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है संविधान में। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ठीक है, डू यू नो व्हाई दिस हैपेंड? फर्स्ट, द टर्मोइल ड्यू टू पार्टीशन। नेहरू हिमसेल्फ लुक्ड अपॉन एक्सट्रीम लोकलिज्म एज अ थ्रेट टू यूनिटी। तो ऐसा क्यों था कि बहुत लंबे टाइम तक लोकल गवर्नमेंट को हमने पावर नहीं दी? इसके पीछे का कारण था पार्टीशन। जब देश का पार्टीशन होता है और पाकिस्तान बनता है तो नेहरू जी जैसे कुछ लीडर्स थे जिन्हें ये डर था कि अगर हमने लोकल लेवल पर ज्यादा पावर दे दी गवर्नमेंट को तो लोकल लेवल के लोग कहने लगेंगे कि हमें भी एक सेपरेट देश चाहिए, हमें इंडिया का पार्ट नहीं रहना है। और कुछ लीडर्स थे जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनका मानना था कि अगर तुम लोकल लेवल पर गवर्नमेंट बना भी दो, अगर तुम गांव में गवर्नमेंट बना भी दो, तो गांव में तो इतना ज्यादा भेदभाव चलता है कि उस गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। पर हाँ, सब जानते थे मन ही मन कि लोगों का पार्टिसिपेशन हमें किसी ना किसी तरीके से डेमोक्रेसी में कराना ही होगा, तभी अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा। पर उन्हें ये टेंशन थी कि हम कैसे करें, ये लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे कराएं, हम पावर शेयरिंग कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट, लोकल गवर्नमेंट फिर इंडिया में बने कैसे, ये डिस्कस करते हैं। तो हमारे देश में आता है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इससे लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। पर उससे पहले भी इंडिया में धीरे धीरे लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी थी। तो क्या था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 1952 में, एंड इस प्रोग्राम में हम लोकल लोगों को प्रमोट कर रहे थे कि आप भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट लो। एंड इसी टाइम पर क्या होता है, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम बना दिया जाता है। रेकमेंड करा जाता है कि गांव में एक 3 लेवल का सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम का। कुछ स्टेट्स जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडीज अराउंड 1960। गुजरात और महाराष्ट्र ने तो इलेक्टेड लोकल बॉडीज का सिस्टम 1960 में ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट, पर कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे, कुछ नहीं काफी स्टेट्स उस दौरान ऐसे थे जिनके पास लोकल बॉडीज तो थे पर उनके लोकल बॉडीज के पास कुछ खास पावर नहीं था, खास फंक्शन भी नहीं था। यहाँ के जो लोकल बॉडीज थे ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहते थे कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पैसा देगा एंड फिर जाकर ये लोग अपना काम कर पाएंगे। बहुत सारे स्टेट्स को तो ऐसा लगता था कि लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराना बिल्कुल भी जरूरी ही नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स ने तो लोकल गवर्नमेंट को हटा ही दिया था। बहुत सारे स्टेट्स में इनडायरेक्ट इलेक्शन चल रहा था लोकल बॉडीज का। बहुत सारे स्टेट्स में जब भी लोकल बॉडी के इलेक्शन का टाइम आता था तो उस इलेक्शन को टाल दिया जाता था, पोस्टपोन कर दिया जाता था। पर 1987 में क्या हुआ, हम लोग डिसाइड करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इंडिया में किस तरीके से काम कर रहा है, चलो इसके ऊपर नजर डालते हैं। इसी के चलते 1989 में पीके तंगन कमेटी बनाई जाती है और ये जो कमेटी है ये रेकमेंड करती है कि आप लोकल गवर्नमेंट का जिक्र संविधान में करो, तभी लोकल गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंस दी जाएगी।
अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक इलेक्शन एंड एनलिस्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट फंक्शन वॉज रेकमेंडेड। इस कमिटी ने कहा कि आप संविधान को अमेंड करो और संविधान में लिखो कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को प्रॉपर फंक्शंस आप संविधान में लिख कर दो, तभी लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इसी के चलते आगे जाकर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आता है। 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है, ठीक है। एंड इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारी गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही थी और यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश कर रही थी। यूनिफॉर्म मतलब कि इंडिया के सारे लोकल गवर्नमेंट एक ही तरीके से काम करे, ये हमारी कोशिश थी। इसके अलावा हम लोकल गवर्नमेंट के फंक्शन को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास कर दिया जाता है। 73rd अमेंडमेंट जो है ये रूरल मतलब गांव के एरिया के लोकल गवर्नमेंट्स की बात करता है। इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करी जाती है। 74th अमेंडमेंट जो है ये शहरों के लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, जिसे हम नगर पालिका कहते हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट ये दोनों 1993 से देश में इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या था, लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हुआ करता था और स्टेट्स अपने मन मर्जी से कानून बना सकते थे लोकल गवर्नमेंट को लेकर। पर संविधान को जब हमने अमेंड करा तब हमने क्या कहा कि स्टेट्स को अपने कानून बदलने होंगे ताकि उनके लोकल बॉडीज उस तरीके से फंक्शन कर पाए जैसा हमने संविधान में लिख दिया है। और हमने स्टेट को 1 ईयर का टाइम दिया कि आपको 1 साल का टाइम दे रहे हैं, आप अपने कानून बदलो और आप लोकल बॉडीज को पावर देना स्टार्ट कर दो। तो 73rd अमेंडमेंट के बारे में पढ़ते हैं। 73rd अमेंडमेंट में 3 टियर स्ट्रक्चर मतलब 3 लेवल में पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया गया। तो 3 लेवल है। जो सबसे नीचे वाला लेवल है, बेस वाला लेवल है, उसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। ग्राम पंचायत विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस को कवर करता है। ग्राम पंचायत के ऊपर होता है मंडल। मंडल मतलब ये एक तहसील या ये एक डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से हिस्से को कवर करता है, ब्लॉक लेवल। और मंडल से भी ऊपर होता है जिला परिषद। जिला परिषद पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है, ठीक है। तो मंडल को ही ब्लॉक या तालुक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें ये बीच का लेवल होता है, ठीक है। पहले सबसे नीचे तो क्या होता है, ग्राम सभा होता है, उसके ऊपर मंडल, उसके ऊपर जिला परिषद। तो मंडल जो है ये बीच का स्टेज है। तो अगर कोई स्टेट बहुत ज्यादा छोटा है तो वो अगर मंडल ना भी बनाए तो भी चलेगा, ठीक है। तो अगर कोई स्टेट बहुत ज्यादा छोटा है, स्मॉलर स्टेट्स में ये बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे टॉप लेवल पर जिला पंचायत है जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है रूरल लेवल में, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट में बोल दिया गया कि ग्राम सभा बनाना मैंडेटरी है और इसमें कहा गया कि ग्राम सभा में कौन कौन होंगे, पंचायत के रीजन के जो भी अडल्ट रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो सब ग्राम सभा का पार्ट होंगे। और स्टेट गवर्नमेंट से कह दिया गया कि आप लोग डिसाइड कर लो कि क्या रोल और फंक्शन होगा इन लोगों का, ठीक है। इनके इलेक्शन के बारे में भी कहा गया संविधान में कि ये जो तीनों लेवल्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, इनके इलेक्शन डायरेक्टली होने चाहिए। लोग डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे अपने लीडर को और हर 5 साल में आपको इनका इलेक्शन कराना है, ठीक है। तो अगर मान लो 5 साल से पहले स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायत को हटा दिया किसी भी कारण के वजह से, तो ऐसे में आगे आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर नया इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हमने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को और इम्पोर्टेंट बना दिया। रिजर्वेशन के बारे में भी हमने बात करी इस इलेक्शन में। हमने कहा कि पंचायत इंस्टीट्यूशन में 1/3 सारी सीटें विमेन के लिए रिजर्व्ड होंगी और हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी तीनों लेवल पर रिजर्वेशन दी। और हमने स्टेट से कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि किसी अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी को भी रिजर्वेशन देने की जरूरत है तो आप दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि पंचायत में जो अध्यक्ष या चेयरपर्सन की पोजीशन है उस पोजीशन पर भी रिजर्वेशन लगता है। तो विमेन की अगर हम बात करें तो विमेन के पास 1/3 रिजर्वेशन तो है,
शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में भी 1/3 रिजर्वेशन है विमेन के पास। तो इसका क्या मतलब है कि एक सीट ऐसी हो सकती है जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हो और साथ ही साथ किसी विमेन के लिए रिजर्व्ड हो। मतलब अगर किसी को सरपंच बनना होगा तो आदिवासी वुमेन, दलित वुमेन के लिए आसान होगा सरपंच बन जाना रिजर्वेशन के वजह से। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो संविधान में ये अमेंडमेंट होने से पहले 29 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट थे। फिर हमने ये बोला कि ये 29 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि लोकल लेवल पर डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी है। तो हमने स्टेट से बोला कि इन 29 सब्जेक्ट्स में से आपको जितना सही लगे आप उतने सब्जेक्ट्स लोकल गवर्नमेंट को दे दो, ताकि लोकल गवर्नमेंट उन टॉपिक्स के ऊपर काम कर पाए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हर स्टेट ने अपने हिसाब से इन लिस्ट का ट्रांसफर करा है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने काफी सारे पावर्स लोकल गवर्नमेंट को दे दिए हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम पावर्स दिए हैं अपने लोकल गवर्नमेंट को। तो हर एक स्टेट पर निर्भर करता है, स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो इन 29 सब्जेक्ट्स में से कितने सब्जेक्ट्स लोकल गवर्नमेंट को देगी या लोकल गवर्नमेंट को नहीं देगी। नेक्स्ट कह रहे हैं 73rd अमेंडमेंट जो है वो ऐसे इलाकों में प्रैक्टिस नहीं किया गया जहां पर बहुत ज्यादा आदिवासी पॉपुलेशन थी। 1996 में हम एक सेपरेट एक्ट लेकर आते हैं और हम कहते हैं कि आज से 73rd अमेंडमेंट इन इलाकों में भी फॉलो कर लिया जाएगा जहां पर आदिवासी कम्युनिटी है। ठीक है, तो आदिवासी कम्युनिटीज के साथ क्या होता है, बहुत लंबे टाइम से ये लोग अपने तरीकों से हर एक रिसोर्स को मैनेज करते हुए आ रहे हैं। फॉरेस्ट, रिवर, ये हर एक चीज को अपने ट्रेडिशनल तरीकों से मैनेज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो द न्यू एक्ट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ दिस कम्युनिटी। जो हम ये नया एक्ट लेकर आए, इस एक्ट में हमने कहा कि जो ट्राइबल्स हैं वो अपने मर्जी से मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ट्राइबल्स को एक प्रोटेक्शन दी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इस एक्ट के पीछे का लॉजिक क्या था कि हम लोकल ट्रेडिशंस को बचाएंगे ताकि इंडिया में लोकल ट्रेडिशंस को प्रमोट किया जा सके, पर एट द सेम टाइम हम मॉडर्न तरीकों को भी प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे देश में डाइवर्सिटी को एनकरेज करने के लिए एक कदम था। नेक्स्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन पर आ जाओ। स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना होता है एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन को प्रॉपर तरीके से करवाते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जैसे ही होते हैं, पर याद रखना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट ऑफिसर होते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नीचे काम करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट फाइनेंस कमीशन भी अपॉइंट करना होता है 5 साल में एक बार। इस कमीशन का क्या काम होता है, ये देखना कि क्या लोकल गवर्नमेंट जो है वो ठीक तरीके से काम कर रही है फाइनेंशियल मामलों में। ठीक है, तो ये जो कमीशन है ये इस चीज के ऊपर नजर रखती है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पैसा दे रही है ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, क्या लोकल गवर्नमेंट पैसों को ठीक तरीके से यूज कर रही है, ये सब देखना इस कमीशन का, फाइनेंस कमीशन का काम होता है। नेक्स्ट, 74th अमेंडमेंट क्या है, जो 73rd अमेंडमेंट में पढ़ाना वही सारी सेम चीजें 74th अमेंडमेंट में लिखी हैं, पर फर्क क्या है, 73rd अमेंडमेंट गांव के लिए है, रूरल एरिया के लिए है। 74th अमेंडमेंट अर्बन एरिया के लिए है, शहरों के लिए है। पर अर्बन एरिया का क्या मतलब है, शहर है ना, बड़े बड़े शहरों को तो पहचानना आसान है, मुंबई, कोलकाता, ये सब तो हम आसानी से पहचान जाते हैं। पर एक छोटे से गांव और एक छोटे से शहर में हम कैसे फर्क करें, तो इंडिया के सेंसस में हमने अर्बन एरिया को डिफाइन कर रखा है। अर्बन एरिया कोई एक ऐसा एरिया होता है जहां पर कम से कम 5000 लोगों की पॉपुलेशन हो, जहां पर कम से कम 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन ऐसी हो जो कि खेती के अलावा बाकी काम करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए जो खेती के अलावा कोई और काम करते हैं। यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी कम से कम 400% पर किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक यूनिट एरिया के ऊपर कितने लोग हैं, तो कोई ऐसा इलाका जहां का पॉपुलेशन डेंसिटी कम से कम 400% पर किलोमीटर स्क्वायर हो,
उस एरिया को हम अर्बन एरिया कहते हैं। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 31% इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अर्बन एरिया में रहती है। और 74th अमेंडमेंट क्या है? ये काफी मामलों में 73rd अमेंडमेंट का ही एक रिपीटेशन है। 73rd में जो कहा वही रिपीट हो रहा है 74th में। पर फर्क क्या है? 73rd अमेंडमेंट गांव के लिए था, रूरल एरिया के लिए था। 74th अमेंडमेंट कहाँ के लिए है? अर्बन एरिया के लिए है। ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट में जो कुछ भी लिखा है, डायरेक्ट इलेक्शन, रिजर्वेशन, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, यही सारी सेम चीजें 74th अमेंडमेंट में लिखी हैं नगर पालिका के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट को सब्जेक्ट्स ट्रांसफर करने हैं लोकल बॉडीज के लिए। ठीक है, दीज फंक्शंस, लोकल अर्बन लोकल बॉडी का जो फंक्शन है वो हमारे संविधान के 12th शेड्यूल में क्लियरली लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। कितना इंप्लीमेंट करा है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट को, ये समझते हैं। ठीक है, तो हर एक स्टेट ने कुछ ना कुछ कानून पास कर रखा है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो 1994 से 2004 के बीच में हमने देखा कि ज्यादातर स्टेट्स कम से कम 2 बार अपना लोकल इलेक्शन करा चुके थे। कुछ स्टेट्स जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये लोग तो 3 बार अपना इलेक्शन करा चुके थे, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के टाइम पे 600 जिला पंचायत है, कुछ अराउंड 6000 ब्लॉक पंचायत है, कुछ अराउंड 2,40,000 ग्राम पंचायत है रूरल इंडिया में, 100 सिटी कॉर्पोरेशन है, 1400 टाउन म्युनिसिपैलिटी है, 2000 नगर पंचायत है हमारे अर्बन इंडिया में। 32 लाख मेंबर्स से भी ज्यादा इलेक्टेड मेंबर्स हर 5 साल में हमारे लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इनमें से कम 13 लाख लोग कौन है? विमेन है। ठीक है, और ये बहुत बढ़िया नंबर है, क्योंकि अगर आप स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में टोटल विमेन का नंबर काउंट करोगे ना, तो वो 5000 से भी कम होगा। तो कंपैरेटिवली लोकल लेवल पर विमेन को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो लोकल बॉडीज में विमेन का रिप्रेजेंटेशन काफी बढ़ गया है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की वजह से पंचायती राज सिस्टम में और नगर पालिका के सिस्टम में एक इम्प्रूवमेंट आया है। अब पूरे देश में एक सेम सिस्टम यूज करा जाता है लोकल गवर्नमेंट में। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? लोकल इंस्टीट्यूशन का होना हमारे देश में अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जब हम लोकल गवर्नमेंट को बनाते हैं तो लोग और दिल से पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के फंक्शंस में। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नगर पालिका और पंचायत में विमेन का नंबर बढ़ गया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और रिजर्वेशन के वजह से सरपंच और अध्यक्ष जैसे पोजीशन में भी काफी सारी विमेन आपको देखने को मिलेंगी, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि कुछ अराउंड 200 विमेन अध्यक्ष हैं जिला पंचायत में, कुछ 2000 विमेन हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं ब्लॉक पंचायत की, कुछ 80,000 विमेन है जो कि ग्राम पंचायत में सरपंच होंगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि जब विमेन को हम लीडर्स बनाते हैं तो वो एक अलग नजरिया लेकर आती हैं, वो एक सेंसिटिविटी लेकर आती हैं डिस्कशन में, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट आपको ये भी बताया जा रहा है कि कुछ केसेस में हमने ऐसा देखा कि विमेन रिजर्वेशन यूज करके सरपंच तो बन जाती है, पर अगर आप गांव में जाकर देखो तो विमेन कोई काम नहीं कर रही होती, कहने को वो सरपंच होती हैं पर सारा काम उनके हस्बैंड संभाल रहे होते हैं। ऐसे केसेस हमने काफी इलाकों में देखे हैं, पर हमें उम्मीद है कि टाइम के साथ ऐसे केसेस कम होते चले जाएंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट, इन सबको रिजर्वेशन देना भी बहुत अच्छी बात है। इंडियन पॉपुलेशन में 16.2% शेड्यूल कास्ट है और 8.2% लोग शेड्यूल ट्राइब के हैं। अबाउट 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, जो अर्बन और लोकल बॉडीज में हैं, वो या तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या वो शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को जो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट में काफी सारी दिक्कतें भी चल रही हैं, तो वो भी डिस्कस करते हैं। तो जब संविधान अमेंड हुआ तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि 29 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, इन 29 सब्जेक्ट्स को आप लोकल गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दो अपने हिसाब से।
ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट की मदद करेंगे लोकल लेवल पर डेवलपमेंट लाने में, ठीक है। पर हकीकत ये है कि आज के टाइम पर भी इंडिया के लोकल गवर्नमेंट के पास काफी कम पावर्स हैं, ठीक है, काफी लिमिटेड पावर्स हैं। ज्यादातर स्टेट्स ने इन 29 सब्जेक्ट्स में से बहुत कम सब्जेक्ट्स को लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करा है, जिस वजह से लोकल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम नहीं कर पाती। तो जब लोकल गवर्नमेंट को आप ज्यादा पावर ही नहीं दे रहे हो, तो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराने का क्या फायदा? ये तो सिंबॉलिक इलेक्शन हो गया ना। सिंबॉलिक इलेक्शन मतलब आप दिखावे के लिए इलेक्शन करा रहे हो लोकल गवर्नमेंट का हर 5 साल में, पर आपने लोकल गवर्नमेंट को कोई पावर ही नहीं दे रखी, तो क्या फायदा? ये तो बस एक दिखावा हो गया, ये तो सिर्फ एक सिंबल की तरह हो गया। तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया में लोकल गवर्नमेंट बनाने का क्या फायदा, जब सारी पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। लोकल लेवल पर लोगों के पास कुछ खास पावर नहीं है। अगर वो अपने गांव में कोई डेवलपमेंट लाना भी चाहें तो भी वो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हमने उन्हें ज्यादा पावर्स दे नहीं रखी हैं। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के पास बहुत कम फंड होता है, बहुत कम पैसा होता है। तो पैसों के मामले में लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर होती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें फंडिंग देगी तो ही ये अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है, ये लोग रेवेन्यू कितना कलेक्ट करते हैं, मतलब ये लोग पैसा कितना कलेक्ट करते हैं 0.24%, पर ये लोग खर्चा कितना करते हैं 4%। तो लोकल गवर्नमेंट के साथ क्या है, ये लोग, इनका खर्चा ज्यादा है और इनकी अर्निंग कम है, ठीक है। इन्हें पैसा कम कलेक्ट कर रहे हैं और ये खर्च ज्यादा कर रहे हैं, जिस वजह से ये पैसों के मामले में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। ये था लोकल गवर्नमेंट चैप्टर का वन शॉट। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा एंड आपके कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर हो गए हैं। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। अभी भागो मत, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है जल्दी से जब ये क्लास खत्म होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। Which of the following is not an institution of rural and local government? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको देखकर लग रहा है कि ये तो रूरल लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं है? ऑप्शन ए पंचायत, ऑप्शन बी जिला परिषद, ऑप्शन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर ऑप्शन डी ग्राम सभा। जो भी आंसर आपको सही लगे जल्दी जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। डन? चलो बच्चों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, bye bye, take care, and thank you. Unacademy. Let's crack it.